आज चूँकि मैं बहुत दिनों के बाद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, चूँकि आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा और मैथ पढ़ने से चाहे आप एकेडमिक हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उस मैथ का सिलेबस क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, मैथ का सिलेबस इंट्रोड्यूस कराएँगे आपको, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सिलेबस ऑफ मैथ या मैथ सिलेबस एकेडमिक प्लस कंपटीशन। मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का जो फुल नेम होता है, मैथ इसको हम लोग मैथमेटिकल साइंस के रूप में जानते हैं। और मैथ में सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होता है? तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम। वो हमारा क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। और दूसरा जो टॉपिक हमारा होता है वो क्या होता है? अलजेब्रा होता है। और तीसरा जो टॉपिक हमारा होता है वो जियोमेट्री होता है। वी टॉक अबाउट द ए पार्टिकुलर नंबर। अर्थात कहने का मतलब क्या है? जब हम किसी एक विशेष संख्या की बात करते हैं, तो वो हमें कहाँ पढ़ना होगा? नंबर सिस्टम में पढ़ना होगा। यानी किसी एक विशेष संख्या वो आप कहाँ पे पढ़ोगे? तो आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आप लोग। आपको जब भी एक विशेष संख्या के बारे में जानना है तो आपको कहाँ में इसकी जानकारी मिलेगा? यानी कि विशेष संख्या की जानकारी कहाँ में मिलेगा? आपको नंबर सिस्टम में मिलेगा। यानी वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर नंबर। और एल्जेब्रा में क्या होता है? इसमें हम लोग एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रा में एनी नंबर्स के बारे में पढ़ा जाता है और नंबर सिस्टम में एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। दोनों में ये डिफरेंट है, ठीक है? अब आपको पता है कि एल्जेब्रा का तीसरा टॉपिक क्या है? पूरे मैथ का क्या करा है? सिलेबस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको। क्या करा रहे हैं? तो सिलेबस का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है? तो सिलेबस में क्या होता है? पूरे मैथ, चाहे एकेडमिक हो चाहे किसी कंपटीशन का मैथ हो, आपको 3 ही चैप्टर पढ़ना होता है, 3 ही टॉपिक पढ़ना होता है। आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है नंबर सिस्टम, और सेकंड टॉपिक बनता है एल्जेब्रा, और थर्ड टॉपिक बनता है आपका जियोमेट्री बनता है। अब ये बताइए, अभी बताया गया है कि नंबर सिस्टम में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एनी नंबर्स को पढ़ा जाता है। और जियोमेट्री में क्या पढ़ा जाता है? तो जियोमेट्री में सबसे पहले मान लीजिए कोई आपके पास शेप, किसी भी शेप का कोई वस्तु है, आपके पास किसी भी शेप का कोई वस्तु है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे? उस वस्तु को बनाने के लिए मान लीजिएगा आपको किसी प्रकार की वस्तु एक बनाना है, किसी शेप का आपको एक वस्तु बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है? यानी अब ज्योमेट्री में क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप किसी वस्तु को बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप करेंगे उसका कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे आप? उसका सबसे पहले आपका वर्क क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि इस ज्योमेट्री को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब बताइए कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या करना होता है? किसी भी आकार के, किसी भी शेप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये पॉइंट का कंस्ट्रक्शन करना कहाँ पे सीखा जाता है? इसको हम लोग सीखते हैं कोऑर्डिनेट में। कहाँ पे सीखते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा जाता है। यानी किसी भी पॉइंट का आपको डिटरमाइनिंग करना है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस पे या कहीं पर भी, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको डिटरमाइनिंग करने के लिए, पॉइंट का डिटरमाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेटिंग कर सकते हैं, अर्थात आप नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? यानी किसी भी आकार का आपको, किसी भी शेप का आपको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। और जब आप कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले करोगे क्या? तो सबसे पहले एक पॉइंट का कंस्ट्रक्शन करना होगा।
कैसे किसी पॉइंट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना, तभी जाकर आप किसी पॉइंट का किसी प्लेन सरफेस पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कर सकते हैं, अर्थात डिटरमाइनिंग कर सकते हैं कि वो पॉइंट कैसे कहाँ पे हो। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें क्या बनता है, अब इस पॉइंट से यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स टू मेक, कहने का मतलब जब बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्शन दो तरीके का हो सकता है। या तो आप इसका कलेक्शन करेंगे, जब बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कलेक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जब बहुत सारे पॉइंट्स का एक साथ कलेक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका क्या बन सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कलेक्शन करेंगे तो पहले आपको क्या बन सकता है, लाइन बन सकता है, यानी पॉइंट कैन बी आइदर लाइन और कर्व। अब इस कर्व से क्या बन सकता है, तो सर्किल बन सकता है। अब इस सर्किल कैसा होता है, तो 2D डायमेंशन होता है। जिसके पास 2D एनी ऑब्जेक्ट के पास 2D का डायमेंशन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका हम क्या फाइंड करते हैं, तो एरिया फाइंड, अर्थात सर्किल का क्या फाइंड किया सकता है, एरिया। यहाँ से वॉल्यूम हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम सर्किल का वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। आई कैन नॉट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सर्किल बिकॉज देयर आर द टू डायमेंशन, और जिसके पास 2 डायमेंशन होता है उसका सिर्फ क्या फाइंड किया जाता है, एरिया, क्योंकि एरिया का फार्मूला L/B होता है ना, यानी किसके पास क्या होता है, जिसके पास L और B हो। ठीक है, जिसके पास L और B हो तो उसका क्या फाइंड करोगे, उसका एरिया फाइंड करोगे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनी ऑब्जेक्ट हैव ए L and B, तो आप क्या फाइंड करोगे, देन विल बी फाइंड द ओनली एरिया, इज नॉट फाइंड द वॉल्यूम। अब इस पॉइंट से क्या बनता है, इस पॉइंट से आपका लाइन भी बन सकता है, इस पॉइंट से आपका लाइन भी बन सकता है। ठीक है, जब आपका लाइन बनेगा तब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि लाइन 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, या तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये लाइन से आप क्या बनाएंगे, लाइन से क्या बना सकते हैं आप, लाइन से इस एंगल भी बना सकते हैं, इस लाइन से आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा। मान लीजिए कि आपने कलेक्शन ऑफ पॉइंट किया, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके इस प्रकार से आपने कलेक्ट किया कि एक लाइन बन गया, और 2 या 2 से अधिक जब आप लाइन लेते हैं तो एक एंगल बनता है, और ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल ये कैसे शेप का आपने शेप बना रहा है ना, कैसा शेप आपने बनाया, तो शेप 2 ही प्रकार का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप। फर्स्ट टाइप इज द 2D डायमेंशनल शेप, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप या 2D डायमेंशन, इसको फिगर भी कहा जाता है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग 3D डायमेंशनल। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3D डायमेंशनल के पास, 3D शेप के पास, 3D शेप के पास या 3D फिगर के पास क्या होता है, तो 3D फिगर और 3D शेप के पास 2D भी होता है, और 3D तो ऑलरेडी है, ये है, और जिसके पास 2D होता है उसका क्या फाइंड किया जाता है, तो जिसके पास 2D होता है, यानी कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस ही होता है, 2D क्या होता है, जैसे हमने एक डस्टर लिया, डस्टर ये क्या है, आपका डस्टर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये क्या है, ये सबसे पहले आपका इसमें एंगल बहुत सारा बना होगा, एंगल किससे बनता है वो अगली क्लास में बताएंगे, जब हम एंगल लाइन और एंगल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हमारा कौन सा होगा उसको बताया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल तो है नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें हमें क्या हो, 2 का मतलब 2, यानी इसमें 2 लाइन फालतू ऐसे कर दो, आज जिसमें L और B हो उसको हम लोग 2 डायमेंशनल कहते हैं, यानी कई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ भी है और उसके पास क्या है, यानी L और B है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल शेप बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि उसके पास क्या हो, 3 का मतलब 3 लाइन ऐसा करो, और L भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए और H भी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे 3D फिगर बोलेंगे या 3 डायमेंशनल शेप बोलेंगे, 3 डायमेंशनल शेप बोलेंगे उसको। तो अब बताओ इसमें जिसमें L और B है उसको क्या फाइंड किया जाता है, सिर्फ उसका एरिया फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें हमने कुछ लिखा है, इसमें हमने लिखा है 2D का मतलब 2 डायमेंशन,
अब बताओ जो प्लेन सरफेस रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड है तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ प्लेन सरफेस होता है, उसके पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है ना, लंबाई और चौड़ाई होता है। अब वहाँ उसको क्या करेंगे, सिर्फ एरिया ही ना फाइंड कर सकते हैं। और पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर क्या करते हैं, किसी का भी फाइंड किया जा सकता है। पेरी का मतलब जो बाहर वाला जो मेजर होता है ना, लेंथ, उसको मेजर किया जाता है। तो पेरीमीटर चाहे वो 2D हो 3D हो, सबका पेरीमीटर तो फाइंड किया ही जा सकता है। बट यहाँ पे 2D का मतलब सिर्फ एरिया फाइंड कर, क्योंकि जिसमें L और B है उसका एरिया फाइंड किया जाता है। जैसे कोई प्लेन सरफेस है, वहाँ पे आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड नहीं किया जा सकता है। और मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या है, 3D शेप वाला कोई ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए ये क्या है, 3D शेप है, इसके पास क्या होगा, LBH होगा, इसके पास क्या होगा, LBH होगा। जब इसके पास LBH होगा तो इसका क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पास जानते हैं कि इसके पास क्या है, इस 3D फिगर या 3D इस 3D फिगर या शेप के पास क्या है, इसके पास एक क्या है, इसके पास ये आपका क्या है, सरफेस है। ये आपका क्या है, सरफेस है। इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है और इधर भी सरफेस है। तो इसका यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एरिया तो फाइंड करेंगे लेकिन कैसा एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे, सरफेस एरिया फाइंड करोगे यहाँ 2 डायमेंशनल में। और 3D का मतलब क्या होता है, LBH होता है ना, 2 डायमेंशनल एरिया, क्योंकि 2 का मतलब 2 और D का मतलब डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशनल होता है, L और B है, उसको एरिया फाइंड करोगे। तो कैसा एरिया, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है ना, ये 3D है। जब ये 3D है तो आपको क्या करना होगा, जब ये 3D है तो आपको क्या करना होगा, एक वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार इसको रिविजन कर देते हैं। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो नंबर सिस्टम में हम एक परमानेंट यानी कि पार्टिकुलर नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर नंबर इन नंबर सिस्टम एंड इन अलजेब्रा वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x, हमने क्या लिख दिया 2x, और सारे नंबर्स इसमें जो होते हैं किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, सारे नंबर्स जो होते हैं इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। सारे नंबर्स जो होते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। सारे नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आर आस्क्ड 2 टाइप्स क्वेश्चंस इन मैथ। फर्स्ट टाइप आपका बनता है क्या, तो देखिए क्वेश्चंस टाइप देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस टाइप्स देखेंगे। अरे पूरे मैथ में क्वेश्चंस कितने टाइप से पूछा जा सकता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स आर आस्क्ड क्वेश्चन इन मैथ। पहला आपका क्या होगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, पहला टाइप का क्वेश्चन जो होगा। और जो अनदर टाइप यानी सेकंड टाइप का होता है वो क्या होगा, एक तो नंबर बेस्ड हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, अरे मैथ में क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है तो क्या है, देयर आर 2 वे टू आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट इज द नंबर बेस्ड क्वेश्चन एंड सेकंड अनदर इज इट मींस सेकंड इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए नंबर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है वो कितना होता है, ऑपरेशन को अप्लाई किया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यू हैव ऑलरेडी नो देयर आर 4 मैथमेटिकल्स। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड another
इज सबट्रैक्शन, और थर्ड आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और आपका फोर्थ हो जाएगा आपका डिवीजन। इसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, इसे कहा जाए, इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाएगा 2 ऐड 2 इक्वल टू 4, बट इसमें क्या कहा जाएगा कि दो में दो को ऐड करेंगे, दो में दो को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा 4, ऐसे कहा जाएगा। इसमें डायरेक्टली क्या देगा, 2 दे दिया होगा, डायरेक्ट 2 दे देगा, इसमें भी डायरेक्ट 2 दे देगा, तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका हुआ, ये जो आपका हुआ ये नंबर बेस्ड इसको क्वेश्चंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ऐसा नहीं देगा, लिख करके इसको स्टेटमेंट देगा, वाक्य के रूप में बोलेगा, इसको बोल के लिखेगा, जैसे 2 में 2 जोड़े तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे बोलेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज करना होगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज करना होगा। जब आप नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज कर लेंगे तो वहां से क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि क्वेश्चंस में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग टू ये क्या करना होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो भी नंबर बेस्ड आएगा, जो भी नंबर बेस्ड आएगा किसके फॉर्म में आएगा, तो या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिसके फॉर्म है वो यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ में कितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होगा या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। यदि नंबर बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ये इसके फॉर्म में होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में होगा। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है तो सबसे पहले आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज करना होगा। जैसे ही आप नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज करेंगे तो इसी के फॉर्म में हो जाएगा, तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम होता है, जिसका नंबर सिस्टम मजबूत होता है वो कैलकुलेशन को क्या करता है, आसानी से हल कर आसानी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से क्या पढ़ेंगे, ये तो चीज हो गया आपका क्वेश्चन टाइप क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन टाइप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं, और यहाँ नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम सबसे पहले देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में वही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैलकुलेशन इसी को बुलाता है कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही हम लोग कैलकुलेशन कहते हैं। आप किसी भी कैलकुलेशन को, ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए नंबर सिस्टम का, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, आप उसको सॉल्व कभी कर सकते हैं फास्टली जब आपका कैलकुलेशन क्या हो, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि एकेडमिक सेशन में इस बार क्या हो रहा है, ज्यादा एमसीक्यू ना पूछा जा रहा है, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन मजबूत कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया है, वो नंबर किसके फॉर्म में दिया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में दिया होगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है तो किसके फॉर्म में देगा, या तो एडिशन के फॉर्म में देगा, या तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में देगा, या तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देगा, या तो डिवीजन के फॉर्म में देगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको सबसे पहले कोई नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर है, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे, बहुत फास्ट और इजी वे है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कैलकुलेशन में आपको क्या जानना चाहिए, तो कैलकुलेशन में आपको जानना चाहिए, पहले आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट डिजिट।
जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, टेक एनी नंबर 4 3 6 4, ये कोई नंबर है, ये क्या है आपका एक नंबर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट बोला जाता है, या इसको और भी बोला जाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट डिजिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट, या इसी को बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, या इसी को बोलते हैं लास्ट। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सर इसको लास्ट डिजिट क्यों बोलते हैं। आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि इसको लास्ट डिजिट क्यों बोला जाता है। इसको तो फर्स्ट भी डिजिट बोला जा सकता है, बट आई कैन नॉट से द फर्स्ट डिजिट, इट इज लास्ट डिजिट बिकॉज you can write, you start to write 4364, ये क्या है लास्ट में आया ना, जब ये लास्ट में आएगा तो क्या इसको लास्ट डिजिट नहीं बोल सकते हैं। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 4 से स्टार्ट किया, हमने क्या बोला 4364, तो ये लास्ट में आएगा इसलिए इसको लास्ट डिजिट बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग टू देखिए तो ये क्या है लेफ्ट है, सॉरी ये राइट मोस्ट डिजिट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं राइट मोस्ट डिजिट बोला जाता है। ये क्या है आपका राइट मोस्ट डिजिट, या इसको हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट भी बोलते हैं, या इसको लास्ट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट भी बोला जाता है, वंस प्लेस डिजिट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या बना कैलकुलेशन। तो पहले तो क्या बनाना चाहिए कि किसी भी नंबर्स का लास्ट राइट मोस्ट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट या लास्ट वंस प्लेस डिजिट क्या है। और दूसरा हमें क्या जाना चाहिए राइट मोस्ट 2 डिजिट जाना चाहिए, राइट मोस्ट 2 डिजिट, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट, इसी को हम क्या बोल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बस इतना कर दें। ठीक है, और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, तीसरा जो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ये नंबर्स किससे किससे डिविजिबल है, यानी किससे किससे परफेक्टली डिविजिबल हो सकता है। यहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमको क्या बताना चाहिए कि राइट मोस्ट डिजिट क्या होता है, यानी किसी नंबर्स का जब आपस में मान लीजिए कि 4364 में आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना इस प्रोसेस को, क्योंकि जो जितने भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्योंकि 4 होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारे क्या होते हैं प्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया होता है कि इसके स्टेप के बाद ये स्टेप आपको करना हो। ठीक है, इस स्टेप के बाद अब ये स्टेप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये सारे क्या प्रोसेस हैं। तो मान लीजिए कि आपको 6 से 4 में मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जब 6 में 4 से मल्टीप्लाई तो 6 4 जा क्या होगा, तो 6 4 जा क्या होता है 24 होता है। इसका यूनिट प्लस डिजिट क्या मिल गया 4 मिल गया। और मान लीजिए कि इसी में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा क्या होता है 28 होता है। इसका यूनिट प्लस डिजिट क्या मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, बाकी सारे इसको इससे मतलब कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमको जानना है सिर्फ राइट मोस्ट डिजिट जानना, यूनिट प्लस डिजिट जानना। अब हम चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, राइट मोस्ट डिजिट हो गया। डिजिटल सम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डीएस कंसेप्ट बोला जाता है। कंसेप्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैलकुलेशन
ठीक है। एक कैलकुलेशन के लिए सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक बनाया जाता है जीएस कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम कंसेप्ट होता है। ये कब यूज किया जाता है और कब यूज नहीं किया जाता है, जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे कि कब डीएस कंसेप्ट को यूज करेंगे और कब डीएस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे और भी होते हैं, लेकिन ये चार टॉपिक आपको पता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अब जब भी आपका कोई क्वेश्चंस है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है तो आप क्या करेंगे, उसको नंबर बेस्ड क्वेश्चन में चेंज करेंगे। तो जब आप नंबर बेस्ड क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो आप कैलकुलेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, या आपका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, या लास्ट डिजिट क्या होगा, या वन प्लेस डिजिट क्या होगा, और सेकेंड में आपको राइट मोस्ट 2 डिजिट क्या होगा या लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, और तीसरा में क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और चौथा में क्या होता है, अगर आपको ये सारे चीज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डोंट माइंड, बट यू हैव फाइंड द डीएस concept, दिस इज द डीएस concept and it is digital, it means digital sum concept। तो इसको रिपीट अगेन एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद क्लास आपका वो होगा। मैथ में आपको क्या पढ़ना, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप कंपटीशन का हो, तो मैथ में आपको क्या पढ़ना होगा। मैथ में सबसे पहले हम सिलेबस इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। तो आपका सिलेबस में 3 टॉपिक है, मैथ में हम लोग 3 ही टॉपिक मेरे हिसाब से तो पढ़ाया जाता है, मेरे हिसाब से सिर्फ 3 ही टॉपिक मैथ में पढ़ाया जाता है। वो पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, पहला टॉपिक जो होता है हमारा नंबर सिस्टम। चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ही पढ़ना है। आपको नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर नंबर, यानी इसमें हमें सिर्फ एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में पढ़ना होता है। और जब हम पार्टिकुलर नंबर बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे यूज़ करना होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 तरीके का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और ये हमें सिखाता है किसी भी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो जिस बच्चे का ये नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो कैलकुलेशन यानी कैसा भी न्यूमेरिकल्स हो वो क्या करेगा, इजीली कर देगा मिनिमम टाइम में। एलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, तो एलजेब्रा में हम एक नंबर के बारे में नहीं पढ़ के किसी भी नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी इसमें एक पार्टिकुलर नंबर के बारे में हम नहीं पढ़ता, वी कैन नॉट टीच ए पार्टिकुलर नंबर, यानी आई कैन टीच एनी नंबर। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले किसी वस्तु को बनाने का सीखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को मान लीजिए कि आपको क्या करना है, बनाना है, किसी भी आकार की वस्तु को आपको बनाना है, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। और सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेटिंग करना आना चाहिए। इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए हम क्या सबसे पहले सीखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेटिंग डिटरमाइनिंग कहाँ पे सीखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट का यानी बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट से क्या बन सकता है, या तो लाइन बन सकता है या तो आपका कर्व बन सकता है। अब लाइन को मिलाएंगे, 2 या 2 से अधिक लाइन को एक साथ मिलाएंगे, 2 लाइन को मिलाएंगे तो एंगल बनेगा। यह एंगल किसके अंदर हो सकता है, या तो 2D के अंदर हो सकता है, 2 डायमेंशनल शेप के अंदर, 2 डायमेंशनल शेप और फिगर के अंदर क्या हो सकता है, एक एंगल बन सकता है। और ये 3D के भी अंदर, ये यानी कोई 3D यानी कि कोई 3D फिगर है, उसके पास भी क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है। यहाँ से हमने क्या देखा, नंबर सिस्टम देखा, अलजेब्रा देखा और ज्योमेट्री देखा, लेकिन आपने क्या आप ऑलरेडी यू हैव नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको सपोज
ये आपका क्या है, ये आपका एंगल है। तो ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आपके पास कैसा है, तो इससे इस एंगल से हमने कैसा बनाया, राइट ट्रायंगल बनाया हमने, राइट ट्रायंगल बनाया। इस एंगल से मान लीजिए हमने एक 2D शेप बनाया, वह 2D शेप क्या है, यह 2D शेप यदि मान लीजिए 2D, आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा एक बार बता देते हैं आगे चलकर। अब देखिए इस 2D शेप में अगर आपका प्लेन सरफेस है, आपका यदि प्लेन सरफेस है तो ये 2D शेप होगा। जब आपने दो लाइन लेंगे, जब आप एक दो लाइन लेंगे तो क्या बनेगा, 2D तो बनेगा। जब आप दो लाइन लेंगे, व्हेन टेक टू लाइन, तो भी उससे क्या बनेगा, आपका एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक एंगल। जब आप व्हेन टेक टू लाइन, व्हेन टेक टू लाइन्स, तो इससे भी क्या बनेगा, आपका एक एंगल बनता है। मान लीजिए इससे क्या बनेगा, आपका एंगल बनता है। और यह एंगल जो आपका होगा ये कैसा होगा, ओपन, यानी कहने का मतलब जो 2D होगा वो कैसा होगा, ओपन फिगर होगा। इस ओपन फिगर को हम लोग ओपन शेप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 लाइन हमने लिया, तो क्या इससे एक ट्रायंगल बनेगा। जब हम दो लाइंस लेंगे तो क्या एक जब दो लाइंस लेंगे तो एंगल तो बनेगा, तो क्या वो तो ओपन फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने दो लाइन लिया और दोनों का इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट में, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, दोनों का एक इनिशियल पॉइंट हो गया। जब दोनों इनिशियल पॉइंट एक जो मीट करेगा तो एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो बना है ये क्या बना है, ओपन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, इसको ओपन फिगर बोलेंगे। ओपन फिगर में तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज सरफेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, टेक 3 or more than 3 lines, when we take 3 or more than 3 lines, जब आप क्या करते हैं, आप 3 or more than 3 लाइन लेते हैं, तो इससे भी क्या बनता है, आपका एंगल ही बनता है। लेकिन ये एंगल कैसे फिगर का होता है, ये एंगल जो बनता है कैसे फिगर का होता है, तो क्लोज फिगर का होता है, क्लोज फिगर का होता है। ये बढ़िया से बताएंगे आपको जब जब हम पढ़ाएंगे आपको लाइन एंगल तब। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक क्या होगा, अलजेब्रा। और तीसरा टॉपिक क्या होगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या बनेगा हमारा, कंस्ट्रक्शन बनेगा। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ज्योमेट्री का हम सीखेंगे। तीसरा टॉपिक क्या बनेगा, चौथा टॉपिक क्या बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा। उसके बाद पांचवा टॉपिक क्या बनेगा, लाइन एंगल बनेगा। जब आप लाइन एंगल बनाना जान जाएंगे, ठीक है, पॉइंट से लाइन, लाइन से एंगल, ठीक है, अब एंगल जान जाएंगे। ये एंगल कैसा होगा भाई, 2D के अंदर ना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फील्ड है, तो यहाँ पे भी कौन है, यहाँ पे भी कौन है, यहाँ पे कौन, तो ये क्या, इसको एंगल बोलते हैं। तो ये क्लोज वाला है ना, बिना क्लोज का भी हो सकता है। जब आप दो लाइंस लेंगे तो एक ओपन फिगर बनेगा। जब आप दो लाइंस लेते हैं तो एक ओपन फिगर बनेगा। उस ओपन फिगर में भी एक एंगल होगा। जब दो लाइंस एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, तो ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 3 or more than 3 लाइन है, तो उससे भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। उसमें भी क्या होगा, एंगल बनेगा। और वह एंगल जो बनेगा कैसा फिगर होगा, क्लोज फिगर का एंगल होगा। जब आपका क्लोज फिगर का एंगल होगा तो यहाँ से इस क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्लोज फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन जो होता है, सबसे पहले ट्रायंगल, अगर 3 लाइंस लिए हैं आप, 3 लाइन से बनाए हैं आप, 3 लाइन से एंगल बनाए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोज फिगर। यानी 3 लाइन से आप क्लोज फिगर बना रहे हैं तो उसको ट्रायंगल बनेंगे। यदि 4 से बना रहे हैं, 4 लाइन से, तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यदि 5 से बना रहे हैं तो उसको पेंटागोन बोलेंगे। यदि 6 से बना रहे हैं तो हेक्सागोन बनाएंगे। मैक्सिमम आप कितने लाइन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 12 लाइन ले सकते हैं। जब आपको पढ़ाया जाएगा मेंसुरेशन, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा 3 डायमेंशनल में कैसे किसी वस्तु का हम किसी, जैसे मान लीजिए कोई पिरामिड है, कोई कोन है, चाहे कोई क्यूबॉइड है, तो कैसे हम उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कैसे उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप मान लीजिए आपने
3 लाइन लिया, आपने 3 लाइन लिया। जब आपने 3 लाइन लिया तो क्या बना, एक क्लोज फिगर बना। जब एक क्लोज फिगर बना तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोज फिगर में हमारा ये क्या बना, ट्रिएंगल बना। हमारे यहाँ पे क्या बना, एक मान लीजिए ट्रिएंगल बना। जब ये ट्रिएंगल बना तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन फिगर होता है वो कितने प्रकार का एंगल्स को फॉर्मेशन करता है। तो एंगल जो बनता है इसमें 6 प्रकार का एंगल बनता है, इसमें 6 प्रकार का एंगल बनता है। और लेकिन जो 3 और मोर देन 3 जब आप लाइन्स लेंगे तो उससे भी एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स बनता है वो सिर्फ 3 ही प्रकार का एंगल बनता है। ठीक है, पहला जो बोलते हैं ऑब्ट्यूज, राइट और एक्यूट एंगल। तो पहला क्या बनता है, इसको एक्यूट बोलते हैं। इसको पहले वाले को एक्यूट बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑब्ट्यूज बोलते हैं और तीसरे वाले को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितना एंगल्स बनता है, तो इसमें आपका 6 एंगल बनता है, क्योंकि ये ओपन फिगर है ना। ओपन फिगर मैक्सिमम क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6। जब आपको एंगल्स पढ़ाएगा तब का इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। इसमें कितना पढ़ेंगे, 3, इसमें 6 होगा, इसमें 3 एंगल्स होगा। तो मान लीजिए कि हमने इसमें का एक कौन सा लिया, हमने इसमें का एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, हमने एक राइट ट्रायंगल लिया, हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ले लिया। चलो हमने एंगल तो लिया, और एंगल कैसा फिगर का है, तो क्लोज फिगर का है। ये एंगल एक क्लोज फिगर कब बनता है, जब हमने 3 या 3 से अधिक लाइन लेते हैं। जब हम 3 या 3 से अधिक लाइन लेते हैं तो क्या बनता है, क्लोज फिगर बनता है। जब क्लोज फिगर बनेगा तो क्या हो सकता है, जब हम 3 लाइन लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में कौन सा एंगल बना, मान लीजिए कि 3 एंगल बनेंगे ना, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा, एक एक्यूट बनेगा, राइट बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। तो हमने कौन सा एंगल लिया, राइट एंगल यहाँ पे लिया। हमने कौन सा लिया, राइट ट्रायंगल लिया। ठीक है, जब हमने राइट ट्रायंगल लिया तो राइट ट्रायंगल में आपको क्या फाइंड करना होगा, तो राइट ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कि आपका राइट ट्रायंगल ऐसे ही ना होता है, राइट ट्रायंगल मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका एक, ये मान लीजिए आपका एक राइट ट्रायंगल है। A triangle has one angle is 90 degree. A triangle has one angle is 90 degree. is called a right triangle. तो जब आपके पास राइट ट्रायंगल है तो आप उसका क्या फाइंड करोगे, आपको एंगल्स और आपको साइड फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि यह एंगल्स किस अनुपात में इस साइड के साथ में है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितने अनुपात में होता है, 6 अनुपात में होता है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि एंगल फाइंड करना हो रहा है। त्रिकोणमिति में हम क्या फाइंड करते हैं, त्रिकोणमिति में हम क्या फाइंड करते हैं, राइट ट्रायंगल का एंगल फाइंड करते हैं और साइड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, तो राइट ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल है ना, जब एक कोण 90 अंश, किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश का होता है तो उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। और उस राइट ट्रायंगल में अगर आपको साइड भी फाइंड करना हो और एंगल्स भी फाइंड करना हो, ये एंगल और ये एंगल में से कोई भी एक चाहे दोनों, आपको कौन सा यूज करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा। लेकिन आपको मान लीजिए कि सिर्फ हमको क्या फाइंड करना हो, ये एंगल्स दिखा दो, ये साइड भी दिखा दो, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना हो, सिर्फ साइड फाइंड करना हो। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना हो, ये साइड पता करना हो, ये साइड पता करना हो, ये साइड पता करना हो। तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या यूज करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। यानी जब साइड पूछा जाएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम, 2 साइड पता होने पे तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कॉफी है। दैट इज इनफ फॉर टुडे। रिड्यूस इट इज द नेक्स्ट डे विल बी रीड नेक्स्ट डे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, इस नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर सिस्टम का स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो अरिथमेटिक में करते हैं। इसका अरिथमेटिक में स्टडी किया जाता है।
नंबर सिस्टम की स्टडी कहाँ पे करते हैं? अरिथमेटिक। और सारे पार्ट्स को एडवांस बोलते हैं। ये जो सारे पार्ट अभी पढ़े हैं ना, इसको हम लोग कंपटीशन में पढ़ेंगे एडवांस के नाम से। इसको हम लोग एडवांस मैथ बोलते हैं, एडवांस मैथ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का सिलेबस क्या होगा? ये सारे पार्ट्स क्या होंगे? एडवांस मैथ के होंगे। और ये सारे जो नंबर सिस्टम होगा वो सब नंबर सिस्टम, चूंकि आपको बताया गया था ना कि दो तरीके से प्रश्न पूछा गया, या तो एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन होगा, या तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा, जैसे सीआई, जैसे मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वर्क पावर वर्क टाइम जो आएगा, स्पीड वर्क एंड टाइम आएगा। ये सारे टॉपिक्स क्या हो गया? मान लो अरिथमेटिक में पढ़ते हैं तो इस सारे टॉपिक्स को जो अगर मान लीजिए एसआई बेस्ड क्वेश्चन है, या सीआई बेस्ड क्वेश्चन है, या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, या टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन है, इसका वर्क टाइम का हो या टाइम एंड वर्क बेस्ड का हो, तो ये सारे टॉपिक क्या हैं? ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इस सारे को क्या करना होगा? नंबर बेस्ड क्वेश्चन में चेंज करना होगा। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में आप तभी चेंज कर सकते हैं जब ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से बात आता हो। तो आप नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में से जब चेंज कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन यूज करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तभी इजी हो सकता है जो आपको क्या पता हो, जब आपका लास्ट 2 डिजिट पता हो, या यूनिट डिजिट पता हो, या डिविजिबिलिटी रूल पता हो, या आपका ये सारे नहीं पता हो, आपको क्या पता हो? डिजिटल सम पता हो। तो आप डिजिटल सम से किसी भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अरिथमेटिक में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक्स को परसेंटेज, मतलब जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक्स को आप क्या करते हैं? डिजिटल सम से आप मिनिमम 10 सेकेंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसा भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो लगभग इन सेकेंड्स में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इन सेकेंडों में हल कर सकते हैं। यदि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में, यानी कहने का मतलब ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को यदि आप नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। और प्रश्न बनता है कब डिजिटल सम को अप्लाई करेंगे, कब डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करेंगे? जब हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम तब आपको वहाँ बताया जाएगा कब डिजिटल सम अप्लाई किया जाता है, कब डिजिटल सम अप्लाई नहीं किया जाता है। किसी